मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था साइंस का, ताकि घर में बैठे बच्चे आसानी से हिंदी मीडियम में साइंस समझ सके, है ना। मैंने 9th 8th और 10th तीनों क्लास के वीडियोस बनाए हैं, जिनमें 8th और 10th के बहुत कम वीडियोस हैं और 9th के ज्यादा है। तो 9th का चैप्टर मैंने अध्याय 10, है ना, 10th तक मैंने करवा चुकी हूँ। और अब मैं आज करवा रही हूँ 11th चैप्टर का, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। कार्य किसे कहते हैं, है ना। तो हम लोग को लगता है कि कार्य क्या है, बैठ रहे, उठ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, दौड़ रहे, सब तो कार्य ही है, ऐसा लगता है ना। लेकिन नहीं, कार्य की परिभाषा होती है। तो पिछले कुछ अध्यायों से हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यानी कि 9th 10th चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुका है। गुरुत्वाकर्षण क्या है ना, बल, गति के कारण, सभी मैंने इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। तो अब हम कार्य के बारे में बतलाएंगे कि कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम आप लोग को याद होगा, एक लाइफ चलाने के लिए हमारे, है ना, उसके लिए प्रोसेस की आवश्यकता होती है। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है, जय प्रक्रम। तो किसी भी कार्य करने के लिए, ये जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा? भोजन से। और हमारे लिए भोजन से और कुछ अलग अलग तरह के हो गए, जैसे साइकिल के लिए उनका ऊर्जा अलग हो गया, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज, पानी जहाज, है ना, सबके लिए उनकी ऊर्जा अलग अलग स्रोत से प्राप्त होती है। लेकिन ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अन्य क्रियाकलाप जैसे खेलना, गाना, पढ़ना, लिखना, सोचना, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये तो पता है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे भी कूदना, दौड़ना, आपस में लड़ना, गिरना, ऊपर से छलांग लगाना, है ना। तो ये सब उन लोग के खेल के बीच में ये सब कार्यक्रम होता है और उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो सबको पता है, गाड़ी खींचने के लिए भी हमें घोड़ा है, ऊंट है ना। कुछ सामान ढोने के लिए गधा है, खच्चर है, उनका हम लोग उपयोग करते हैं। खेत जोतने के लिए बैल है, ये सब का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे कोई मशीन है, मशीन को भी चाहिए। मशीन के बारे में हम लोग यदि सोचते हैं तो मशीन की सूची बनाओ, उनका उपयोग हम लोग करते हैं। उन्हें कार्य के वैज्ञानिक, उन्हें कार्य करने के लिए उन्हें देखते हैं, है ना। किसी चीज की आवश्यकता होती है, किसी को पेट्रोल की आवश्यकता, कहीं डीजल की आवश्यकता है, कहीं हवा की आवश्यकता है। अब हमें साइकिल चलाना है, उसमें जो हमें ईंधन चाहिए, उसमें क्या चाहिए? हवा चाहिए, है ना। तभी तो टायर में भरेगा और उसका साइकिल को हम चला सकेंगे। किसी गाड़ी को चलाना, उसके इंजन को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए।
तो सजीवों तथा मशीनों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस किसी रूप में होती है, लेकिन सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे वो जमीन में कोई चल रहा हो, रेंग रहा हो, चाहे आकाश में कोई उड़ रहा हो, चाहे आकाश में वो तेज गति से कुछ चल रहा हो, चाहे पानी के जहाज में चल रहा हो, लेकिन उन्हें किसी न किसी रूप में ईंधन की आवश्यकता होगी, किसी न किसी रूप में भोजन की आवश्यकता होगी, किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कार्य। कार्य शब्द क्या है, कार्य है क्या? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, वो दोनों में काफी अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। हम लोग को लग रहा है कि बैठ के गाना गा रहे हैं या कुछ किताबें पढ़ रहे हैं या कुछ उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो लगता है कि मैंने बहुत काम किया। या सो करके उठी हूँ तो लगता है मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि मैंने किताब पढ़ा है, मैंने सोया है, मैंने कहानी सुना है, मैंने टीवी देखा है ना? लेकिन विज्ञान के भाषा में इसे हम कार्य नहीं कहते, बल्कि कठोर काम करने के बावजूद भी वह कार्य नहीं कहलाता है। अब देखिए, कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है, वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत कर रही है, वह समय भी दे रही है ना? पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करती है, फिर वो आप प्रेजेंट में रहती है, मित्रों के साथ सब प्रॉब्लम पर सॉल्व करती है, सभी समस्याओं का पर विचार करती है, और फिर क्रियाकलापों में बहुत सी चर्चा करती है, उसके कारण उनमें काफी बहुत सी ऊर्जा व्यय व्यय करती है। तो लगता है कि हमने बहुत काम किया, है ना? तो सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। और यदि हम इस कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखेंगे, तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा काम सम्मिलित है ना? इसे हम वर्क नहीं बोलेंगे। एक बहुत बड़ी चट्टान को ढकेलने के लिए हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने सारे प्रयत्नों के बावजूद भी चट्टान को नहीं हिला सके, या किसी अलमीरा भारी अलमारी पड़ा है, उससे हम हटाना चाह रहे हैं, वो हम नहीं हटा पा रहे हैं, या किसी दीवार पर हम धक्का दे रहे हैं और उससे हम नहीं हटा पा रहे हैं, और अब थक चुके हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत कार्य किया। चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। चट्टान अपनी जगह में मौजूद है। हमने अपना सारा एनर्जी लगा दिया, बल्कि मेरे साथ एक दो चार तीन दोस्त भी अपने एनर्जी को खत्म किए उस चट्टान को उठाने में, या दीवार को घसकाने में, या किसी भरी हुई अलमारी को हिलाने में डुलाने में। लेकिन उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। इससे हुआ कि विज्ञान की भाषा में मैंने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि उस रखे हुए सामान में, यानी कि उस चट्टान में, यानी कि वो दीवार में, यानी कि वो अलमारी में किसी में विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है। ये है हमारे विज्ञान की परिभाषा। यानी कि विज्ञान की परिभाषा में दो कारण होना बहुत जरूरी है, दो दिशाएं का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, हर हालत में बल लगना चाहिए। और दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तब ये हमारा कार्य कहलाता है। यदि अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं और थक जाते हैं, तो प्रयास किया है तथा अपनी ऊर्जा भी बहुत व्यर्थ की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कोई कार्य नहीं किया गया है ना? भले ही हम अपने सिर पर भारी बोझा रख करके खड़े हो, बिना हिल खड़े हो, मेरा एनर्जी भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन विज्ञान की भाषा में हमने कार्य नहीं किया। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर के इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं, और एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, है ना?
तो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों से बहुत सा कार्य निहित है। दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी के धुन को गुनगुनाना, किसी का चलचित्र को देखना या किसी समारोह में जाना, सम्मिलित होना कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है ना। मैदान में खेलना कार्य होगा, लेकिन धुन को गुनगुनाना, चलचित्र को देखना, समारोह में सम्मिलित होना, ये सब कार्य नहीं समझा जाता है। तो कार्य क्या होता है, इस बात पर निर्भर है कि उसे कैसे हम परिभाषित करें, उसका डेफिनेशन हम कैसे दें कि कार्य है क्या, कार्य हुआ क्या, और क्या करने पर कार्य कहलाएगा कि हमने कार्य किया। ठीक है। तो विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं, और इसे जानने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिनमें प्राय हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं, और इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी वस्तु पर कार्य किया गया, वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, कार्य कौन कर रहा है ना। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं, तो इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि किस वस्तु पर कार्य किया गया, या वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, या कार्य कौन कर रहा है। ठीक है। कार्य कौन कर रहा है। तो कार्य के वैज्ञानिक संकल्पना के अनुसार विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और कैसे उनको परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए कुछ स्थितियों पर विचार करें। मान लीजिए किसी सतह पर रखा हुआ एक गुटका है ना, कोई बॉल है, कोई डस्टर है, कोई चौक है या छोटा सा बॉल है। तो उसे हम थोड़ा सा ढकेलते हैं। ठीक है। तो उसे जब हम ढकेलते हैं तो क्या होता है, वह कुछ दूरी तक तय करता है, कुछ दूर वह जरूर खसकता है। और गुटके पर कुछ बल लगाया जाता है, जिससे कि गुटका अपनी जगह से विस्थापित हो गया। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि कार्य हुआ। ठीक है। एक गुटका है या डस्टर है टेबल पर, या बॉल है या चौक है, उसको हम ढकेल रहे हैं। तो ढकेलने से क्या होता है, वह अपनी दूरी, थोड़ी सी दूरी तय करता है, यानी कि अपना जगह से वो हट करके आगे बढ़ता है, और उस बॉल या गुटका विस्थापित हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस स्थिति में कार्य हुआ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली को दूर तक चलती है, और लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और वह यह विस्थापित हुई, इसलिए यह कार्य किया गया। क्योंकि लड़की ने पहले ट्रॉली को खींचा, उस पर बल लगाया, और ट्रॉली को दूर तक चलती है, यहाँ यहाँ तक कि यहाँ से वहां तक कुछ दूरी तय किया, और फिर ट्रॉली पर बल लगाया और एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हुई। तो इसका मतलब है कि यह कार्य हुआ, है ना। ट्रॉली में बल लगा, ट्रॉली को खींचा गया, और ट्रॉली को खींचते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलाया गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कार्य हुआ। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक हम उठाएंगे, और ऐसा करने के लिए कई बार आपको जैसे बल लगाना पड़ेगा। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाएंगे, है ना। ऐसा करने के लिए हमको बल लगाना होगा, पुस्तक ऊपर उठानी होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठती है, और पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुआ, इसलिए कार्य किया गया। मान लीजिए कि हम हाथ में किताब लेते हैं, कॉपी लेते हैं या स्कूल बैग लेते हैं, है ना। स्कूल बैग लेते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं।
तो जब उसको ऊपर उठाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने थोड़ा सा ताकत लगाया, थोड़ा सा बल लगाया। उस पुस्तक को ऊंचा उठाने के लिए मैंने उस पर बल लगाया, और बल लगाने से क्या हुआ, पुस्तक ऊपर उठी। वह ऊपर तक गया, जहां तक हमने हाथ ऊंचा किया वहां तक पुस्तक ऊपर उठी। फिर पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, है ना। नीचे से पुस्तक ऊपर गया, इसका मतलब कि पुस्तक में प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, गतिमान हुआ। इसलिए यह क्या कहलाएगा कि कार्य हुआ। और बोझा लेके हम खड़े रह जाते हैं, हम घंटों खड़े रह जाते हैं, और मेरा एनर्जी भी खत्म हो रहा है, मुझे ताकत भी लग रहा है, लेकिन वह कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है। यही है कार्य का परिभाषा, कि कार्य में किसी वस्तु पर बल लगना और उसके कारण वस्तु का गतिमान होना, है ना, वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होना ही कार्य कहलाता है। तो उपरोक्त स्थितियों को ध्यान पूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना बहुत आवश्यक है। दो तरह का एक दशा होना चाहिए, ताकि लगे कि यहाँ पर कार्य हुआ है, उसका एक कारण होना चाहिए। उस कारण में पहला क्या है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा वस्तु स्थापित होना चाहिए, है ना। ये मैंने भी पहले भी बतलाया है शुरू में, कि वस्तु पर को बल लगना चाहिए, और बल के कारण वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। यदि वस्तु पर या तो बल नहीं लगा, या वस्तु में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वह एक जगह थी वही। यदि हमने बहुत बल लगाया लेकिन वस्तु टस से बस नहीं हुआ, ठीक है। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, कई आदमी मिलकर मैंने दीवार में धक्का दिया, कई आदमी मिलकर मैंने कार में धक्का दिया, या किसी बड़ा चट्टान में धक्का दिया, लेकिन वह टस से बस नहीं हुआ, यानी कि वह विस्थापन की क्रिया से नहीं हुई, तो यह कार्य नहीं हुआ। ठीक है। तो इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया, इसको हम लोग मानते हैं। विज्ञान में हम कार्य को इस दृष्टि से देखते हैं कि एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है ना। एक बैलगाड़ी, बैल जो है वह गाड़ी को खींच रहा है, और गाड़ी चलती है। गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चलती है। क्या आपके विचार में यह स्थिति में कार्य किया गया? गाड़ी कुछ दूर चलती है, और अ, गाड़ी पे बल भी लग रहा है। बल कहाँ से लग रहा है, और विस्थापन भी हो रहा है, तो क्या कार्य हो रहा है? कार्य जरूर हो रहा है। अपने दैनिक जीवन में कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिसमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बनाइए, अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है, और अपने उत्तरों का कारण जानने का प्रयास कीजिए। यदि कार्य हुआ हो तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है। ठीक है। यदि वो कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, और वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है ना। यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, और वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है, और जिस वस्तु पर कार्य किया गया उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। किस वस्तु पर कार्य किया, ये पहले हम देखेंगे कौन सा बल कार्य कर रहा है, फिर वह कौन सी वस्तु है कि जिस पर कार्य किया गया, यानी किस पर बल लगाया गया, है ना। और जिस वस्तु पर कार्य किया गया उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, यानी कि वह थोड़ा बोड़ा इधर से गतिमान हुआ या नहीं हुआ, है ना। उसमें गतिशीलता आई या नहीं आई, उसमें विस्थापन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं जब वस्तु पर बल लगाने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती है।
बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती है, ऐसी स्थिति पर भी विचार करें जब कोई वस्तु बल लगे बिना भी विस्थापित हो जाए। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए कि जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। तो प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सकते हैं उनकी सूची बनाइए और अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो, है ना। जब बल यानी कि फोर्स विस्थापन की दिशा में लग रहा हो, बाद लेके किसी वस्तु पर एक नियत बल फोर्स एफ कार्य करता है ना। किसी वस्तु पर एक नियत बल एफ कार्य करता है। मान ले कि वस्तु बल की दिशा में एस दूरी विस्थापित हुई, ठीक है, एस दूरी विस्थापित हुई और एफ जो है वह वस्तु बल की दिशा और एफ बल कार्य करता है। ये देखिए एफ है, यह कार्य कर रहा है और दूरी जो है वह एस से दिखलाया जा रहा है, विस्थापित हुई है। तो मान लीजिए कि डब्लू किया गया कार्य है। डब्लू जो है वह किया गया कार्य है और कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? यह कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल यानी कि एफ, एफ जो है वह विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बल गुणे विस्थापन। हाँ, बल गुणे विस्थापन। कार्य किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? किया गया कार्य क्या हो गया? डब्ल्यू। किया गया कार्य को हम लोग किससे लिखेंगे? डब्ल्यू से लिखेंगे। डब्ल्यू माने वर्क हो गया और वर्क जो है वह किसके बराबर हो रहा है? बल एवं विस्थापन। बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है ना। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इसी को हमको याद रखना है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। आज चित्र को देखिए। टेबल पर एक गुटका रखा हुआ है और उस गुटका पर फोर्स लगाया जा रहा है और फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? गुटका धीरे 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 अपना जगह से बदल गया। जगह बदलते क्या हो गया? पूरी पूरी जगह पर गुटका आते हुए पहुंच गया, है ना। और ये हो गया एस, बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और एफ जो है वह बल, फोर्स दिखला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब गुटका पर बल लगाया गया तो यह अपने स्थान को गतिमान किया, यानी कि यहाँ से आगे तक इसकी स्थिति में चेंज आया, यानी कि विस्थापन से इनका वस्तु में गतिमान हुआ, है ना। तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर कुछ कार्य हुआ। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर है। बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो में केवल पीयूष कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो समीकरण एक, इसके अनुसार हम कैसे समझेंगे कि F इजकल टू 1m, यानी कि एक न्यूटन, ठीक है। समीकरण 11.1 में यदि
एफ इजिकल टू 1 न्यूटन है, तथा एस 1 मीटर है, डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, तो बल द्वारा किया गया कार्य हो गया 1 एन एम, 1 एन एम, 1 एन हो गया 1 न्यूटन। ठीक है, 1 एम क्या हो गया, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हो गया। और 1 न्यूटन गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस इजकल टू 1 एम। यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मूला निकल रहा है, इसको समझ जाइए। ये हो गया फॉर्मूला है, W इजिकल टू फोर्स, यानी कि एफ है 1 एन, एन हो गया न्यूटन। न्यूटन आप लोग को पता है फोर्स का मात्रक क्या है, न्यूटन। और न्यूटन है, तथा डिस्प्लेसमेंट एस इजिकल टू 1 एम, 1 मीटर, है ना। तो इसको वैसे लिख सकते हैं कि 1 एम हो तो बल द्वारा किया गया कार्य में 1 एन एम होगा। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1 एन एम। तो वर्क इसका क्या हो जाएगा, मात्रक 1 एन एम। और एनएम को हम क्या कह सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन मीटर, एनएम, या इसको हम जूल कह सकते हैं, या एनएम या जूल। जूल हो गया वर्क का यूनिट, ठीक ना। तब हम एनएम न लेकर के हम इसको जूल लिखते हैं। तो कार्य की का ये मात्रक हम जूल लिखेंगे, एनएम या जूल, लेकिन हम यूज करते हैं जूल। अतः 1 जूल, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है ना। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है कि जब 1 एन, यानी कि 1 न्यूटन बल, 1 एन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 एम स्थापित कर देगी, है ना। 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 एम स्थापित कर दे, है ना। तो समीकरण 11.1 को ध्यानपूर्वक देखने से देखेंगे तो क्या मिलता है कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा। वस्तु पर लगने वाला यदि 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। यदि वस्तु का जैसे कार्य कार्य बराबर एफ गुणे एस है ना, तो बल यदि 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, वह भी 0 होगा। तो उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। यहाँ पर क्या चाहिए, हमें हमें बल की भी आवश्यकता होगी और विस्थापन की भी आवश्यकता है ना। बल के साथ साथ वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि इतना कार्य हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि यदि फोर्स 0 है तो कार्य भी 0, और यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी 0। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आज बतलाया है। अब नेक्स्ट क्लास में और आके मैं बताऊंगी। और एक एग्जाम्पल है ये वाला, बस देख लीजिए। 11.1 कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है तो बल की दिशा में वस्तु 2 एम विस्थापित होती है। हाँ, तो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 एम। तो यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, तो समीकरण 11.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा उसका 5 n × 2m, है ना। ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। 5 n × 2m इक्वल टू 10 nm। तो 10m या 10 जूल, है ना। 10m लिखे, nm लिखे, या 10 जूल लिखे, दोनों एक ही बात है। लेकिन हमको अपना याद रखना पड़ेगा कि nm बराबर जूल होता है ना। कैंडिडेट को कुछ याद रखना होगा इसको। तो यहाँ देखिए फोर्स लगाया गया 5n, और ये 5n जो फोर्स लग गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ तक, और यहाँ तक की दूरी है 2m। ठीक है, इसको देख के आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि इस पर बल्ब लगाया गया, अब बल लगाने पर ये यहाँ से यहाँ तक घसक गया। जब यहाँ से यहाँ तक खिसक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना दूर,
तो कितना दूर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 into 2 = 10। 10 या 10 जूल। ठीक है, इतना आज मैंने इसे किया। और नेक्स्ट क्लास में मैं प्रश्न 1 जो भी है ना, मैं करवाऊंगी। और पेज नंबर 164 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं बतलाऊंगी। ये तो आप लोग ऐसे ही बना लेंगे ये क्वेश्चन। और 164 से क्लास पेज नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको रीडिंग लगाइएगा। और रीडिंग लगा करके आप लोग देखिएगा कि घर में भी कुछ कार्य करके देखिएगा, क्या विस्थापन होता है या नहीं होता है। हल्का फुल्का कार्य तो आप लोग घर में डेली करते हैं। ठीक है, तो इसे देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।